नमस्कार। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक डोभाल। इस शो में हम बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी भी जुड़ रहे हैं और इसके साथ मेरी रिसर्च टीम, मेरे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुशल से जानेंगे कैसा रहा बाजार का एक्शन, वरुण बताएंगे ग्लोबल बाजारों में घबराहट की क्या वजह है, आशीष से जानेंगे कि कोल इंडिया की दिक्कतें क्या हैं, मानसी हमें बताएंगे कि एविएशन शेयरों पर फोकस क्यों है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। जी, तो हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। शुरुआत में हल्की तेजी के साथ खुलने के बाद बाजार पर ऐसा दबाव बना कि छोटे बड़े सभी शेयर धराशायी हो गए। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार पर भारी दबाव बनाया। आखिर में सेंसेक्स 812 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी भी करीब 250 अंक फिसलकर बंद हुआ। फ्रांस और यूके समेत यूरोप में कोरोना के मामले नए सिरे से बढ़ रहे हैं। इससे बाजार की चिंताएं बढ़ गई हैं। निफ्टी वीएलटी इंडेक्स में 6% और मेटल इंडेक्स ने 5.5% तक का गोता लगाया। ऑटो, मीडिया, फार्मा और सरकारी बैंक इंडेक्स ने आज 4 से 5% तक की कमजोरी दर्ज की। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। तो एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 539.81 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 517.95 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार पर आज क्या नजरिया है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ही बाजार में भारी बिकवाली दिखी। आज के सत्र को आप कैसे देखते हैं, कहां से यह बिकवाली आई? भारतीय बाजारों ने हफ्ते की शुरुआत तो सुस्ती के साथ की और ग्लोबल मार्केट्स की हल्की कमजोरी के बावजूद भारतीय बाजार बड़े गैप से खुले नहीं और काफ़ी वक्त तक हरे निशान में ट्रेड भी किया। 11,500 के ऊपर टिके रहने में निफ्टी कामयाब रहा सुबह के सेशन में और बैंक निफ्टी भी 22,000 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखा। लेकिन दोपहर के बाद तेज बिकवाली आती हुई दिखी और वो बिकवाली आई यूरोप के बाजारों से। यूरोप के बाजारों में जो तेज गिरावट हुई और डाउ फ्यूचर्स जब से गिरने लगे उसका असर फिर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा और एक्सपायरी के हफ्ते में भारतीय बाजारों ने फिर बिल्कुल सरेंडर कर दिया और दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद होते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात है कि 9 सितंबर को जो अब तक की निचली क्लोजिंग थी 11,278 की, उसके भी नीचे बाजार बंद होते हुए दिखे। 11,250 पर निफ्टी करीबन 250 अंकों के नुकसान के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी का हाल तो और भी बुरा था। 650 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी बैंक निफ्टी में दिखी और 21,500 के भी नीचे जाकर बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। तो चौतरफा बिकवाली का माहौल था और सेंसेक्स में भी 800 पॉइंट की तेज गिरावट देखने को मिली। तो पूरी की पूरी कमजोरी की वजह आज ग्लोबल मार्केट से आती हुई दिखी। तो जो कुछ भी कमजोर सेशन यूरोप में रहा, अमेरिका में एक बेहद खराब सेशन की आशंका और यूरोप के बैंकों को लेकर जो खराब खबरें आती दिखी, उससे भारतीय बाजारों में तेजी करने वाले ट्रेडर्स पर दबाव बना। इनफैक्ट आज शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं थे बाजार में, लेकिन जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स थे वो इस उम्मीद में खरीद कर बैठे थे कि एक्सपायरी के हफ्ते में कुछ शॉर्ट कवरिंग और अच्छी खरीदारी आएगी। उसके विपरीत जो बाजार ने एकदम चाल ली, उसके चलते हुए उनकी तरफ से बिकवाली का दबाव बाजार पर बनता हुआ दिखा और बाजार किसी भी लेवल से कोई खास रिकवरी दिखा ही नहीं पाए और लगातार गिरते ही चले गए। तो एक बहुत ही कमज़ोर सेशन रहा। अब देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल किस तरह से रहता है और पूरी तरह से बाजार लोकल के नहीं बल्कि इंटरनेशनल फैक्टर्स पर ट्रेड करते हुए दिखे आज के सेशन में। चलिए, अब बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी कुशल। कुशल, बताइए आज बाजार में खबरों के चलते किन सेक्टर्स में किस तरह का एक्शन दिखाई दिया?
जी, तो आज ग्लोबल बाजारों में सेल ऑफ के चलते भारतीय बाजारों पर भी बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी जाते हुए नजर आए। साथ ही यूरोपियन मार्केट्स को खासकर अगर आप देखें तो वहाँ पर यूके में स्पेसिफिकली जो है सेकेंड मिनी लॉकडाउन की बात हो रही है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मूड माहौल है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं वीकर साइड पर होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से ही निफ्टी में अगर आप देखें तो टॉप 3 लूजर्स जो है वो इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स और हिंडाल्को जैसे शेयर्स निकल कर आए। खासकर जो ग्लोबल एक्सपोजर वाली कंपनियां हैं वहां पर ज्यादा इंपैक्ट नजर आया। पर आईटी कंपनियां अगर आप देखें तो वो लोन गेनर्स थी जिसमें टीसीएस और इन्फोसिस जैसे शेयर्स शामिल थे। वहीं अगर आप इंडिसेस की बात करें तो रियलिटी स्पेस जो था वहां पर 5.5% की गिरावट आपको इस इंडेक्स में देखने को मिली, जिसमें शोभा, फिनिक्स मिल्स जैसे शेयर 6 से 8% का इंट्राडे फॉल जो है हमें यहाँ पर दर्ज होता हुआ नजर आया। साथ ही मेटल स्पेस जो थे ग्लोबल बाजारों में जब भी चिंताएं होती है यहाँ पर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है, जिसमें जेएसपीएल जो था वो इस गिरावट को लीड करता हुआ दिखा। फार्मा स्पेस पिछले 3-4 दिनों से जिस आपकी तेजी इसमें बनी हुई थी वो अब कहीं ना कहीं कूल ऑफ होती हुई नजर आई और आज यहाँ पर भी मुनाफा वसूली का दौर हावी रहा। बैंक्स यहाँ पर भी बिकवाली हमें देखने को मिली, 5 से 6% की फॉल इन तमाम स्टॉक्स में थी। साथ ही ऑटो स्पेस है यहाँ पर भी गिरावट रही। मेटल्स के साथ साथ अशोक लेलैंड, मदरसन सुमी जैसे शेयरों में 7 से 8% का इंट्राडे फॉल जो है दर्ज होता हुआ नजर आया और दिग्गज जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति सुजुकी है वहां पे भी 4% की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और एनबीएफसीज में आईबी हाउसिंग फाइनेंस यहां पर तो ऑलमोस्ट 15% के लोअर सर्किट हमें लगते हुए नजर आए और अंत में जी के हिट कॉल्स जो आज के दिन में कारगर साबित होते हुए दिखे, जिसमें टाटा मोटर्स, पीवीआर, आरबीएल बैंक जो वागले जी के तरफ से कॉल थी और अंत में यूनाइटेड नीलगिरीज यहाँ पर भी जो जैन साहब के जेम्स के में आपको रेकमेंड किया गया था वहां पर बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली। ओके कुशल, और अब हम रुख करते हैं हमारे खास मेहमान का। हमारे साथ हैं ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी जी, जिनसे हम जानेंगे कि कल कहां ट्रेडिंग का मौका बनेगा, साथ ही पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में किस शेयर में एक्शन दिखेगा ये भी जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आशीष जी। सबसे पहले इंट्राडे पिक्स। जी, इंट्राडे पे मेरा पिक रहेगा सास्केन टेक्नोलॉजीज। मेरा मानना है कि पिछले एक सप्ताह में जैसा स्टॉक का परफॉर्मेंस रहा यही परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहेगा और कल के लिए बिल्कुल बाय किया जा सकता है। फंडामेंटली देखा जाए तो ये कंपनी 5G के स्पेस में जो काम कर रही है, तो आगे जैसे जैसे 5G टेक्नोलॉजी रोल आउट होगी तो इसको इसका मेजर बेनिफिट मिलेगा। यदि लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर्स भी देखें तो 9 करोड़ का मुनाफा था उनका करीब मार्च में, तो जून में बढ़ के 28 करोड़ का मुनाफा ऑलरेडी हो चुका है। तो सास्केन टेक्नोलॉजीज को बिल्कुल इस लेवल पे बाय किया जा सकता है। दूसरा मेरा स्टॉक रहेगा, यदि पोजीशन की बात करते हैं, यदि आपको एक पोजीशन लेके रखना है तो रामको सिस्टम के साथ में ही मैं जाना चाहूंगा। एक ड्रीम रन देखा हमने ऑलरेडी इस स्टॉक में, 65 रुपए से स्टॉक ऑलमोस्ट 390 रुपए का एक ड्रीम रन देख चुके हैं स्टॉक में, बट आगे भी रामको सिस्टम में मोमेंटम रहेगा। उसके पीछे भी रीजन ये है कि जो उनका पैंडेमिक मैनेजमेंट का उन्होंने अपना एक गीक करके सॉफ्टवेयर ईआरपी बनाया है, उसकी काफी डिमांड बढ़ रही है, तो इसके चलते हुए ये इस कंपनी में भी काफी ट्रैक्शन रहेगा। इसके अलावा लोकल ईआरपी और जो एचआर और एविएशन सेक्टर में जहां ऑपरेट करते हैं वहां से भी नए ऑर्डर आ रहे हैं, तो ये एक बिल्कुल पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ठीक है आशीष जी, तो आपने इंट्राडे के साथ साथ पोजिशनल ट्रेड के लिए भी अगर किसी को कल के लिए कुछ जानना हो तो वो भी बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल ग्लोबल बाजारों में घबराहट क्यों है ये थोड़ा समझना जरूरी है और इसको बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरुण दुबे जी। वरुण, देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में जो सेल ऑफ देखने मिला है उसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो ग्लोबली जो बैंकिंग स्टॉक्स है उनमें जम के गिरावट देखने मिली, क्योंकि ओवर द वीकेंड ये खबर निकल के आई कि कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिन पे पैसों के हेरा फेरी का आरोप लगाया गया है और इसमें भी खासकर HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये 2 ऐसे बैंक्स हैं जिन पे खासकर ये आरोप लगाया गया। और इसके बाद सबसे ज़्यादा गिरावट अगर कहीं हुई है तो इन 2 बैंक्स पे हुई और HSBC तो 25 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पे पहुंच गया। सिर्फ यही नहीं, बाकी बैंक्स भी अगर आप देखें तो डॉयशे, बार्कलेज जैसे बैंक्स जो है वहाँ भी अच्छी खासी गिरावट इस खबर की वजह से देखने मिली। दूसरा, यूरोपियन एरियाज़ में दरअसल कोरोना वायरस का एक सेकेंड वेव का डर लग रहा है और अब माना जा रहा है कि हो सकता है यूके में एक मिनी लॉकडाउन भी लगाया जाए और इसी के कारण आपने देखा ज़्यादातर जो टूरिज्म और ट्रैवल के स्टॉक्स थे उनमें अच्छी खासी गिरावट जो है वो देखने मिली। तीसरा कारण ये है
कि इन सब घटनाओं के बीच में जो डॉलर इंडेक्स है उसमें लगातार मजबूती देखने मिल रही है और आज उसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। तो इसका असर जो है बाकी ग्लोबल करेंसीज और कमोडिटीज़ पे भी देखने मिला और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ग्लोबली अगर आप देखें तो मार्केट्स में अच्छा खासा सेल ऑफ देखने मिला है। तो ये 3 कारण है, एक तो ग्लोबली बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट, दूसरा कोरोना वायरस के सेकेंड वेव का डर और तीसरा जो डॉलर इंडेक्स लगातार तेज़ हो रहा है उसका असर जो है ग्लोबल मार्केट में देखने मिल रहा है। आशीष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष जी, ये जो ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है खासकर HSBC प्रकरण के बाद, इसका क्या हमारे घरेलू बैंकिंग सेक्टर पर कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, घरेलू बैंकिंग सेक्टर पे तो कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि भारतीय बैंकों का इसमें कहीं कोई नाम नहीं है। पर चूंकि एक ये भी जो फॉरेन बैंक है सारे लिस्टेड बैंक हैं और एक सेंटीमेंट स्पॉइल होते हैं इन सारी चीजों से, क्योंकि जो बात की जा रही है कि करीब $2 ट्रिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग इन बैंक्स ने वेरियस स्ट्रक्चर्स में की है। तो एक बार के लिए बिल्कुल ये जोल्ट है सारे कैपिटल मार्केट्स को, क्योंकि ये सारे बड़े नाम हैं जो इसमें एपिसोड में आ रहे हैं और उसके बाद में बहुत सारी पेनल्टीज और ये सब आगे उनको फेस करना पड़ सकता है। तो मेरा मानना रहेगा कि अभी चूंकि ये मुद्दा अभी सामने आया है तो थोड़े दिन बिल्कुल ये जारी रहेगा और इसके चलते हुए अभी टाइम बिंग के लिए ओवरऑल बैंक निफ्टी में या बैंकिंग स्टॉक्स में मेरी बाय बिल्कुल ना करने की सलाह रहेगी, क्योंकि ग्लोबली आपको काफी प्रेशर देखने को मिलेगा बैंकिंग सेक्टर में। ओके, तो प्रेशर जरूर बना रहेगा। ऑलराइट, इस बीच एक बड़ा सवाल कोल इंडिया को लेकर है। कोल इंडिया को दिक्कतें क्या हैं ये बताने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताइए कोल इंडिया का हाल, क्या दिक्कतें हैं? देखिए, दिग्गज सरकारी कंपनियों में अगर आप कोल इंडिया का प्रदर्शन देखें तो बेहद निराशाजनक देखने को मिलेगा। मार्च के निचले स्तरों से आप देखिए सभी स्टॉक्स ने एक अच्छा रनअप दिखाया और खासतौर पर अगर आप देखें तो सरकारी स्टॉक्स ने काफ़ी बढ़िया रन दिया था। मिसाल के तौर पर आप देखिए सेल यहाँ पर निचले स्तरों से 85% की रिकवरी देखने को मिली। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 77% मार्च के निचले स्तरों से बढ़ा। BPCL में भी तेज़ी थी। कॉन्कोर, NMDC, तमाम जो दिग्गज सरकारी स्टॉक्स है वहाँ पर एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी अगर आप देखेंगे तो 6% तक की जो तेज़ी है वो देखने को मिली मार्च के निचले स्तरों से। लेकिन कोल इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो अभी भी आपको जो है मार्च के निचले स्तरों पर मिल रहा है और इसके पीछे अगर आप देखें तो ढेर सारे कारण सामने नजर आ रहे हैं। पहली बात तो ये देखिए कि पिछले 2 तिमाहियों से जो कंपनी के प्रदर्शन है, जो कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं वो बेहद वीक देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो मांग है इसमें गिरावट देखने को मिली है। जो FSA और ई ऑक्शन रियलाइजेशन है यहाँ पर दबाव देखने को मिला है, जिसके चलते जो मार्जिन है यहाँ पर एक प्रेशर है। एक और चिंताजनक बात यह है कि जो पावर कंपनी से रिसीवेबल्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी कंपनी के पास जो रिसीवेबल्स डेज हैं वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो कंपनी ने जितना लक्ष्य रखा था उत्पादन का उससे भी कम उत्पादन करने जा रही है इस वित्त वर्ष में, जिसके चलते आप देखिए स्टॉक का जो प्रदर्शन है बेहद निराशाजनक देखने को मिला। ठीक है आशीष, अब जरा चलते हैं मानसी दवे के पास जो हमें एविएशन सेक्टर की उड़ान की हालात की जानकारी देंगी। बताइए मानसी। जी बिल्कुल, एविएशन सेक्टर की अगर बात करें तो अगस्त में एविएशन सेक्टर की उड़ान के आंकड़े अच्छे आते हुए दिखे हैं। ताजा नंबर्स DGCA की तरफ से आए हैं और अगर एयर ट्रैफिक की बात करें जुलाई के मुकाबले अगस्त में 34.4% की बढ़त एयर ट्रैफिक में देखने को मिली है। देश में करीब 28,32,000 लोगों ने हवाई यात्रा इस दौरान की है और आपको बता दें घरेलू उड़ानों के लोड फैक्टर या ऑक्यूपेंसी रेट की अगर बात करें तो ये 58% से 69% तक में रहे हैं। साथ ही सालाना आधार पर एयर ट्रैफिक में अब भी 76% की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस यानी कि पिछले महीने के मुकाबले अभी की अगर बात करें तो यहां पर बढ़त एयर ट्रैफिक में अगस्त महीने में देखने को जरूर मिली है जुलाई के मुकाबले। एविएशन सेक्टर पर सरकार का प्लान है सेक्टर को रिकवरी या कह सकते हैं एयरलाइंस की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए भी काफी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के तहत ATF पर एक्साइज ड्यूटी 11% से घटाकर 0% करने की तैयारी है। एयरलाइंस कंपनियों की ATF पर एक्साइज घटाने की मांग है, इसी के चलते ये कदम भी उठाने की तैयारी यहां पर देखने को मिल रही है। अब अगर स्पाइस जेट की बात करें अगस्त में मार्केट शेयर जो है 15.7% से 13.8% मंथ ऑन मंथ बेसिस पर जरूर हुआ है, लेकिन पैसेंजर लोड फैक्टर 70% से बढ़कर 76% तक होता हुआ दिखा। साथ ही इंटरग्लोब एविएशन में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मार्केट शेयर 60.4% से 59.4% रहा है, लेकिन पैसेंजर लोड फैक्टर जो है वो 60.2% से बढ़ा है 65.6% पर। तो कह सकते हैं कि एयर ट्रैफिक की गति में जो सुधार देखने को मिल रहा
रहा है, आने वाले दिनों में एविएशन सेक्टर के लिए एक अच्छी बात या रिकवरी के संकेत जरूर हो सकते हैं। चलिए, रिकवरी के संकेत, अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। अब फटाफट से शर्मा जी के ऑप्शन का वक्त हो चला है, जो अगले दिन के बाजार में कराएगा आपकी बम्पर कमाई। तो सीधे बात करते हैं एचडीएफसी के वी.के. शर्मा से बातचीत। शर्मा जी नमस्ते। आज कौन सा ऑप्शन आप दर्शकों को बता रहे हैं जो कल बम्पर कमाई कराएगा सर? जी नमस्ते। और सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अभी माहौल जिस तरह का है उस तरह की कमाई के किसी प्रकार के चांसेस नहीं दिखते, और यहाँ पे आप सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं। तो एसेंशली इसमें जो दो ऑप्शन में लेके आया हूँ ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनके पास वो स्टॉक है। वरना आप अगर दूसरों के स्टॉक के अंदर ऑप्शन लेंगे तो पहली बात आप खर्च करेंगे, ऑप्शन खरीदेंगे, पुट ऑप्शन खरीदेंगे तो आपका खर्च होगा, उसके बाद प्रॉफिट हो और नीचे खुलेगा, उसके बाद में प्रॉफिट हो, ये कोई जरूरी नहीं। तो जिनके पास ये स्टॉक है तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जो महिंद्रा, पहले नाम बता दूं, M&M फाइनेंस, जिसका मैं सलाह दे रहा हूँ कि सितंबर माह का 125 का पुट ले सकते हैं जिनके पास स्टॉक है, और JSW स्टील जिनके पास है वो 270 रुपए का पुट ले सकते हैं। इतना ही कहना है मुझे, और सेटलमेंट तक उसको जाने दें। स्टॉप लॉस वगैरह तो उसके लिए होता है जिन लोगों को कोई ट्रेडिंग करनी हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस ऑप्शन लेने से बेहतर है कि जो लोग हैं अपना ट्रेडिंग करना चाहते हैं अपने स्टॉक को बेचते हैं और नीचे लें तो आपको शायद फिर भी फायदा हो सकता है। बाकी ऑप्शन लेने में तो आपको ऑप्शन जब बाय करेंगे पुट ऑप्शन तो आपका खर्चा होगा और उसके बाद फिर आपको फायदे की जगह देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अगर ये स्टॉक है तो ऑप्शन लिए, अन्यथा आप इसमें ट्रेडिंग के चक्कर में न पड़े, ये मेरी सलाह। और आमतौर पर आप अपने स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म में 10% और शॉर्ट टर्म में 15% का टैक्सेशन है, इसमें कोई खास लंबा फर्क नहीं है। तो आप चाहें तो अपने प्रॉफिट बुक करें एक बार अपने स्टॉक्स के अंदर, और दोबारा नीचे जाए तो उनको आप दोबारा ले सकते हैं। ये सभी लोगों के लिए सभी लोगों के लिए राय उनके लिए है जो अपने खुद के स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब वक्त है कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी जानने का, और इसके लिए अनिल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, कल के लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए अहम लेवल्स क्या होंगे और किन सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, बाजार बेहद अहम लेवल के नीचे जाकर बंद होते हुए दिखे, तो कमजोरी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब निफ्टी पर अगला अहम सपोर्ट 11,100 से 11,175 की रेंज का बनकर आएगा, और ये आखिरी उम्मीद है तेजी करने वाले ट्रेडर्स की, जो कि लोज हमने 11,185 के बनाए 9 सितंबर को। अगर वो होल्ड होते हैं तो ठीक, उसके नीचे जाएंगे तो फिर प्रेशर और बढ़ता हुआ नजर आएगा और फिर तेजी की पोजीशन कम होने का और बड़ा खतरा। ये निफ्टी की बात है। ऊपरी स्तरों पर अब निफ्टी के लिए 11,375 11,450 की वो रेंज है जिसके पार जाकर टिकना और निकल पाना मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा। लेकिन चूंकि एक्सपायरी का हफ्ता है तो वॉलेटिलिटी की उम्मीद आप करके चल सकते हैं, दोनों तरफ के ट्रेड हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी बेहद कमजोर है, इसमें कोई डाउट नहीं, और किसी भी लेवल से बैंक निफ्टी ने कोई स्ट्रेंथ दिखाई नहीं, और आज भी गिरने में जिस तरह से आगे रहा, आखिरी उम्मीद आप कह सकते हैं 21,000 के आसपास के लेवल्स पर थोड़ी पोजीशंस जिस तरह से बनी है पुट्स में एक्सपायरी के हफ्ते में, उसे रेस्पेक्ट करने की कोशिश बैंक निफ्टी की होगी। उसके नीचे गए तो मामला और ख़राब है, और ऊपरी स्तरों पर अब 22,000 पार करना बैंक निफ्टी के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन सा नज़र आता है एक्सपायरी तक। तो 21,000 से 22,000 ये रेंज हो सकती है, लेकिन उससे पहले 21,500 का एक और पड़ाव है, वो पार करके बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगा तो थोड़ी सी ताकत दिखेगी। तो ओवरऑल माहौल कमजोरी का है। कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी ट्रेडर्स अपनी पोजीशन कम करते हुए दिख रहे हैं, और 15 सितंबर के बाद वैसे भी जो मार्जिन के और पेनल्टी के नए नियम लागू हैं उससे वॉल्यूम्स कम होते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल मूड माहौल काफ़ी कमजोरी भरा है, और ऐसे में हर उछाल में थोड़ी पोजीशन हल्की करने की या फिर बिकवाली करने की कोशिश ट्रेडर्स की रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी इस महत्वपूर्ण सलाह के लिए। कल किस तरह की स्ट्रैटेजी हमारे दर्शक बनाएं, इस पर अपनी महत्वपूर्ण राय देखने के लिए। चलिए, और हमारे साथ आशीष महेश्वरी जी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड के लिए तो बात हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर थोड़ा नजरिया अगर लंबा, और मैं अवधि भी दे दूं, माना 6 महीने से ज्यादा का अगर नजरिया हो तो फिर वो कहां पर पैसे लगाएं सर? आशीष जी,
ओके, आशीष जी के ऑडियो में मुझे लगता है कि थोड़ा सा इशू आ रहा है। वापस उनके पास चलने की कोशिश करेंगे। आशीष जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो लॉन्ग टर्म नजरिया, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कल कुछ बताएं सर। ओके, मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। चलिए इस बीच में हम जरा फटाफट से वायदा बाजार का रुख कर लेते हैं। वायदा बाजार में ऑप्शंस की किस रणनीति से आपको कल कमाई के मौके मिलेंगे, यह बताने का अब वक्त हो चला है। और हमारे साथ इस वक्त आज ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर साहब मौजूद हैं। आशीष जी, बताएं कल के ऑप्शंस के जरिए कहां पर मौके बन सकते हैं। आशीष जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आशीष जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी आप बता रहे हैं, कल ऑप्शंस के जरिए सर, कल कहां ऑप्शंस के जरिए मौके बन सकते हैं सर आशीष जी? वेरी गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, आज मार्केट में हमने गिरावट आती हुई देखी है, तो मेरा एक ही स्टॉक रहेगा मुथूट फाइनेंस, जिसमें 1040 का पुट खरीदारी करने की मेरी सलाह है। मैं मानता हूं कि और गिरावट बढ़ने की संभावना है। तो ये अभी जो मुथूट फाइनेंस का 1040 का पुट है, करीबन 22 रुपए पे ट्रेड आज क्लोजिंग मिलता हुआ देखा है हमने। पुट खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 16 रुपए का रहेगा और मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 32 रुपए का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 34 रुपए का। ओके जी, आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और फटाफट से आशीष माहेश्वरी का भी फटाफट से रुक कर लेते हैं। सर बताइए, लंबी अवधि के लिए नजरिए के लिए आपकी सलाह सर। जी, एक लंबी अवधि का यदि किसी का नजरिया है या 6 महीने का भी नजरिया है तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा टाटा एलेक्सी को। मेरा मानना है कि इस लेवल से भी स्टॉक में काफी एप्रिसिएशन का स्कोप है और उसके पीछे कई रीजन है। सबसे पहले तो ये जो कंपनी ऑपरेट करती है जिस सेगमेंट में, वहां पे कोई रिसेशन का या लॉकडाउन का कोई इम्पैक्ट नहीं। ये देखा जाए तो एरोस्पेस में एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग करते हैं, ऑटोमोबाइल में कार की डिजाइनिंग करते हैं और एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है मिला है वो है ओटीटी का सेगमेंट। तो आपके जो नेटफ्लिक्स और अमेजोन से लेकर जो दूसरे ओटीटी प्रोवाइडर हैं उनको एंड टू एंड ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एक बहुत फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। सिर्फ 8,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आज ये स्टॉक अवेलेबल है, बट इसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है। लास्ट क्वार्टर के नतीजे भी कंपनी के काफी उम्मीद से बेहतर रहे थे और मेरा सलाह रहेगी कि इस स्टॉक को किसी भी डाउनफॉल में बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। अगले 6 महीने में 1500 रुपए के ऊपर ये स्टॉक आपको जाता दिखे। चलिए, तो ये थी लॉन्ग टर्म पर आपकी सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष माहेश्वरी जी हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ हमारी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो आज महत्वपूर्ण इनसाइट्स के साथ, महत्वपूर्ण रिसर्च के साथ हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ बाजार आज और कल में बात आज बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।